नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पहले से ज़्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ है, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज पीटीआई के लिए एक ऐप का उन्होंने इजाफा किया। वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स इस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ऐप के ज़रिए कनेक्ट हो जाएं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ही सख्त एक तकरीर की नेशनल असम्बली में, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार ठहराया कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में तीनों जो यहाँ पर तारीखी कार्ड थे, अमेरिका कार्ड, हिंदुस्तान कार्ड और मज़हब कार्ड, उसे खेला है। दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने एक और जगह पर यह तस्लीम कर लिया कि वाकई जो ख़त आया था अमेरिका से वो धमकी आमेज़ था। तहरीक इंसाफ का जो जलसा पिंडी में होना था वो रिस्केड्यूल हो गया, वो पिंडी में नहीं हो रहा। कल जेहलम में एक बहुत बड़ा जलसा होगा इसी हवाले से। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने क्या सलूशन बताया इस टेंस सियासी सूरत हाल का, वो सुन लेते हैं। इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था, वो एक गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की अहकामात के ऊपर हटाया गया था, और ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम को तस्लीम नहीं है। इस वक्त का हुक्मरान तबका है, अवाम में उसके लिए नफ़रत पाई जाती है। ये नफ़रत जो है, इसको आगे बढ़ने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवाम के पास जाया जाए और अवाम से नया मैंडेट लिया जाए। अब ये इलेक्शंस आप ज़्यादा नुकसान करके करेंगे या कम नुकसान करके करेंगे, ये सोचने की बात है। लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। ये वो वाहिद अमल है जिससे आप पाकिस्तान की सियासत को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये तो थे फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन जो फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कमेंट, उन्होंने भी कुछ सियासी कमेंट भी किया, कुछ पॉलिटिकल इकॉनमी का कमेंट भी किया। वो भी बड़ा अहम है, उसे सुन लेते हैं, बिकॉज फिर मैं उसके हवाले से बात भी करूँ। मईशत की कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। लंदन में बैठा एक शख्स वो एक फ़र्क इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है। इस्लामाबाद में जो बैठे हैं वुज़रा, उनकी सोच फ़र्क है। IMF के मामले के ऊपर अभाम पाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर अभाम पैदा किया गया था। आज स्टॉक मार्केट जो है वो 1300 पॉइंट क्रैश कर गई है। सिर्फ आज पाकिस्तानी रुपया 1 रुपये 25 पैसे कमज़ोर हो चुका है। अगर इसी तरह बेहंगम और अभामी कैफियत को बरकरार रखा गया तो ये मईशत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। जो इस वक्त ये तबाही बरपा है मुल्क में, ये तो कोरोना के दौर में भी मईशत का ये हशर नहीं हुआ था। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि आम ये उम्मीद थी सियासी हलकों में कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अमेरिकन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उन्हें अमेरिका भेजा, वाशिंगटन भेजा, लेकिन IMF से मामला अभी तक खटाई में है। उम्मीद फिर ये की जाती थी कि IMF की टीम 10 मई को पाकिस्तान पहुँचेगी। अब IMF की टीम ने इंडिकेट किया है कि पहले हुकूमत फ्यूल पे से सब्सिडीज़ ख़त्म करे, फिर दोहा में 18 तारीख को मुलाकात हो सकती है। यानी IMF की टीम पाकिस्तान आने को भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से खलीज में जो अहम अमेरिका के इत्तेहादी हैं और पाकिस्तान के भी इत्तेहादी हैं, जैसे सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, वहाँ से तवक्को थी कि वहाँ से तकरीबन $10 बिलियन की कोई फैसिलिटेशन मिल जाएगी डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स में, कुछ स्टेट बैंक की रिजर्व में, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये सूरत हाल है क्या? इस पर हम क्विक के कॉमेंट ले लेते हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, पाकिस्तान के बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी अपना इनपुट देते हैं। आरिफ हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आरिफ हबीब साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप शायद इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं या पहले रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये समझा दें कि क्या वजह है कि काम तवक्को ये थी कि IMF से भी रिलीफ मिल जाएगी और सऊदी अरब और UAE से भी कुछ रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? आई थिंक जो अभी दौरे हुए थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो है वो IMF वाशिंगटन का दौरा हुआ था, फिर सऊदी अरब का दौरा हुआ और फिर UAE का दौरा हुआ, उसमें जो कुछ जो है वो खबरें आई थी कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो है प्रोग्राम के बारे में जो है वो कुछ बातें हुई और उसके बाद उसकी तरफ से जो है वो कॉन्फर्मेशन ज़्यादा नहीं आई या ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो नहीं आ रही है, क्योंकि वो IMF के बारे में बात हुआ कि वो $2 बिलियन एडिशनल की जो है वो बात हो रही है, और उसकी जो कंडीशनलिटीज़ हैं, उस कंडीशनलिटीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी पोजीशन क्या है वो भी क्लियर नहीं है। तो उसकी वजह से, और फिर ये है कि बाकी जो सऊदी अरब और UAE के साथ जो मामलात हुए हैं, बातें हुई हैं, और उसकी पोजीशन क्या है उसके बारे में जो है वो क्लैरिटी मांगती है मार्केट, और उसको क्लैरिटी ना होने की वजह से जो गैर यकीनी सूरत हाल है
उसको ये मार्केट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है और उसको नेगेटिवली जो है वो रिएक्ट कर रही है। तो जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट हो, ताकि उसको पता चले कि इस वक्त स्टेटस क्या है, और लोगों को जब इल्म होगा तो आई थिंक उनका फिर ये है कि रिएक्शन इतना बुरा नहीं होगा। देखिए, मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन ये है कि हमें पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने असूली तौर पे ये फैसला कर लिया कि वो ऑयल की सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर ऑयल की सब्सिडीज़ को ख़त्म करते हैं, क्योंकि IMF का दबाव है, IMF इंसिस्ट कर रही है, बहुत सख्त उनका स्टैंड है, तो फिर उसका एक सियासी रद्द-ए-अमल होगा, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते थे। आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत कीमतें बढ़ाएगी तो फिर सियासत मैनेज कर पाएगी? देखिए, सियासत तो ज़ाहिर है अब अगर सियासतदान हैं उनको मैनेज करना है, लेकिन असल बात यह है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी क्या है। क्या पाकिस्तान जो है वो ये अफोर्ड कर सकता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए ये सब्सिडी देना, और वो अगर सब्सिडी जारी रखता है तो उसमें जो IMF की कंडीशनलिटीज जो है वो उनको ये काम जो है वो करने देती हैं, और अगर वो कर भी लेते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो क्या है। क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली हमें शॉर्ट टर्म में जो है वो ये करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करना और रिजर्व्स की गिरती हुई सूरत हाल को मैनेज करना है, सपोर्ट जो है वो बहुत क्रिटिकल है। बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब फाउंडर एंड चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं। पॉलिसी के हवाले से इकनॉमिक अफेयर्स जो कमेटी वगैरह है उसमें भी अपना पॉलिसी इनपुट भी देते हैं। वो समझा रहे थे, उनकी बात समझ से यही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। बिकॉज एक तरफ IMF से अगर पैसे हासिल करने हैं, जहाँ $5 बिलियन मजीद हासिल करना चाहती है ये हुकूमत, तो फिर IMF ये कह रही है कि ऑयल के ऊपर जो सब्सिडी पिछली हुकूमत ने दी थी उस सब्सिडी को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुकूमत करेगी, जो कि हुकूमत गुरेज़ा थी, तो फिर उसका एक सियासी इम्पैक्ट होगा। स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर ओन अब्बास भुप्पी साहब, जो इससे पहले स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं ई-कॉमर्स पे। साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन करना है, ऑथर भी हैं वो कई एक किताब के भी, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। आरिफ हबीब साहब से आपने सुन लिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर हैं, वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ शामिल होंगे इस डिस्कशन में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सेनेटर ओन अब्बास भुप्पी साहब, आपने एक क्राइसिस छोड़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए ऑयल प्राइसेस को सब्सिडी देके। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और शौकत तरीन साहब ने ये कहा था कि हमने कैलकुलेशन कर रखी है और एक रुपया और उसका हमने एक फ़ंड उसके लिए रखे हैं, और वो फार्मूला IMF के सामने भी रखा था। वो क्या फ़ंड्स आपने रखे थे, क्या वजह है कि IMF उस पर नहीं मान रही है और अब प्रेजेंट गवर्नमेंट को इतना बड़ा मसला बन गया, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप देखिए कि 3.5 साल की हुकूमत में कमोबेश तकरीबन 70 दफ़ा हमने रेट बढ़ाए और कम किए, और ज़्यादा दफ़ा रेट बढ़ाए। और उस दफ़ा जब रेट बढ़ाते थे तो यही अपोजिशन उस वक्त हमें कितना ज़बरदस्त किस्म का क्रिटिसिज्म किया जाता था कि देखें जी आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी, तेल से जहाँ मुर्गी की रेट अटैच हैं, आलू के रेट भी बढ़ गए हैं, फलानी चीज़, और एक ना तूफ़ान ने कहा जाता था उस वक्त। लेकिन क्योंकि हम एक पॉपुलर गवर्नमेंट थे, हमारे पास एक मॉरलिटी थी, क्योंकि हम वोट लेके आए थे, तो हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते थे। जब इस जनवरी में तरीन साहब ने फैसला किया तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो हमने कैलकुलेशन दी थी, हमारा जो टोटल टारगेट था रेवेन्यू का वो 6.3 ट्रिलियन रुपीज़ का था। हम उस वक्त जनवरी में 4.3 ट्रिलियन क्रॉस कर गए थे। दैट वाज मोर देन 60% ऑफ द टारगेट। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था क्योंकि हमारी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो गई है, इसीलिए जब मैं आवाम के लिए टैक्स कलेक्शन कर सकता हूं तो उसका कुछ पोर्शन मैं आवाम को सब्सिडाइज करके दूंगा। और सीरियसली ऑन चेंज आवाम कुछ भी नहीं चेंज हुआ, जस्ट बिकॉज कि अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वो मॉरल वैल्यूज नहीं है। एक गवर्नमेंट है चोर दरवाजे से जब गवर्नमेंट आती है ना, IMF कह रही है कि खत्म करें सब्सिडी, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है ना, तो पॉपुलर डिसीजन नहीं कर सकते। आज ये रेट बढ़ाते हैं तो आवाम कहे नहीं, क्योंकि तुम लोग चोर दरवाजे से आओ, यू डोंट हैव द राइट टू मेक दिस डिसीजन। लेकिन IMF ने आपके भी प्रोग्राम को सस्पेंड किया। लेकिन हम IMF को राजी कर रहे थे कि जी आपका इशू है रेवेन्यू कलेक्शन से, आपने हमें टारगेट थे, हम 5.8 ट्रिलियन 5.8 खरब का हमारा टारगेट था, हमने 6.3 खरब पे टारगेट रिवाइज किया था और हम 60% टारगेट पूरा कर चुके थे जब हमारे पास एम्पल रिसोर्सेज मौजूद थे। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद है स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक स्पीच की थी, उसने कहा था ना सिर्फ के टारगेट अचीव हो गए बल्कि PSDP का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें कमोबेश हमारे पास 300 अरब रुपया कम था।
40 अरब पर मंथ की सब्सिडी डॉक्टर साहब अगर लगाई जाए तो हमारे पास 6 महीने के लिए आवाम को देने के लिए सब्सिडी मौजूद थी। सो वी हैड अ प्लान। इस गवर्नमेंट के पास प्लान ही नहीं इस तरह के डिसीजन करने के लिए। की तरफ हफीजुल इनायत साहब आप सुन रहे हैं, आपने आरिफ हबीब साहब को भी सुना, मेरा इब्तदाइया भी आपने सुना, फवाद चौधरी और हमाद अजहर के जो कमेंट्स थे प्रेस टॉक के वो भी आपने सुने, और सेनेटर ओन अब्बास साहब को भी आपने सुना। हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक सियासी चैलेंज तो है ही, एक सड़कों पे उनको चैलेंज तो है ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन ये जो इकोनॉमिक चैलेंज इसके अंदर ऐड हो गया है, जो ये तवक्को थी कि इस हुकूमत को कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, वो सपोर्ट इसको नहीं मिल रही है। आप समझते हैं कि 2 वोटों पे चलने वाली एक हुकूमत जिसको बहुत ही स्लिम मेजॉरिटी है, वो ये सारे प्रेशर्स बर्दाश्त कर पाएगी बहुत देर तक? न्याजी साहब। डॉक्टर साहब 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी होती है कि एक हुकूमत जिससे अभी 4 साल या 4.25 साल कंप्लीट किए हैं, इमरान खान साहब इस दौरान में बेशुमार तकरीरें कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, और फिर हुकूमत से अलग होने के बाद भी 6-7 बड़े खिताब फरमा चुके हैं, बहुत ही मकबूल और बड़े ही उसका जो जिसको कहना चाहिए कि फुल ऑफ विगर और एक्सुबरेंट से, उसमें 4 साल हुकूमत या 3.5 साल हुकूमत का कोई कारकर्दगी, कोई हिसाब देने पर तैयार नहीं है। लेकिन यह है कि 4 हफ्ते की हुकूमत से वो हिसाब लेने के लिए मुश्किल है। चलो ये सियासत है, वो भी उनके साथ करते रहे, ये भी उनके साथ करते रहे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के पास 2018 में टोटल 153 या 152 वोट्स थे। 2-4 जगह इलेक्शन होने थे जो बाद में आ गए, 155 सीट्स हो गई, लेकिन उस दिन उनकी 151 थी या 152 थी जिस दिन इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुंतखब हुए थे। 172 कैसे पूरे हुए? आया वो चोर दरवाजे से पूरे हुए थे या किसी बाकायदा कोई बहुत बड़े कोई शहर का कोई बड़ा गेट था उसमें से शानो फर के साथ आए थे? और ये भी सियासी बातें हैं। मेरा अपना एक ख्याल ये है, और मैं ये बिल्कुल आपका जो इंट्रो सुना है या आरिफ हबीब साहब ने बड़ी गाइड बातें की हैं, मैं वो होपफुल नहीं हूँ। 4 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत ने, रीजन उसकी कुछ कई और भी हैं जो जाड़ा, फिर इमरान खान साहब ने भी 4 साल नहीं, उससे पहले भी 2014 में ये एक्सपेडिशन शुरू हुई थी जब सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम पे एक अड्डा लगाया गया, तो उसमें पैनामा नहीं आई थी, और ये खास धंधे के तहत पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेकाम लाया गया था। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान जिस जगह पहुंच चुका है डॉक्टर साहब, इसमें कोई नाम है इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराता हूँ और बाकी सियासतदानों को भी बिल्कुल इस ठहराता हूँ। न्याजी साहब मायूस नहीं होना है, हमने मिलके, आपने तहरीक इंसाफ में, इंशाअल्लाह, लेकिन डॉक्टर साहब मिलके इसका हल निकालना है। आपकी बात से मुझे ये समझ आई कि जिस तरह से मुश्किल में नहीं है, इससे मुश्किल से निकलेगा, मुश्किल से अल्लाह ताला को मौजूदा करे तो निकाल दें। ठीक, मुझे थोड़ी सी बात की समझ आई है। मैं तो अभी अफनान साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं, दोस्त हैं हमारे। सेंटर अफराद साहब, मुझे उनकी बात से ही समझ आई है, वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत की जो 17 सीटों की कमी थी वो भी एक लड़कती चली है, तो ये हुकूमत भी लड़क के चलेगी। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से ज़्यादा गंभीर हो गया। हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं से, जैसे सऊदी अरब से, यूएई से, अमेरिका से, IMF से फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन आपने देखा कि IMF ने इतना सख्त स्टैंड ले लिया है कि वो कह रहे हैं कि जब तक ऑयल प्राइसेस को बढ़ाएंगे नहीं, उनकी टीम से मुलाकात नहीं हो सकती। और वो मुलाकात भी अब इस्लामाबाद में नहीं हो रही बल्कि दोहा में हो रही है। इससे पहले यूएई वगैरह सा ये सुना था कि वो कह रहे हैं कि IMF के एक ओवरऑल पैकेज के अंदर ही वो अपनी मदद करेंगे, और सऊदी अरब और यूएई से भी कोई हमें इमीडिएट रिलीफ जो है नहीं मिल सकी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। तो आप समझ रहे हैं कि जो एक सियासी चैलेंज है उसके अंदर अब एक इकोनॉमिक चैलेंज भी आपके साथ ऐड हो गया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकोनॉमिक चैलेंज तो था, क्योंकि जब हम आए हमारी हुकूमत का IMF प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो तकरीबन $11.5 बिलियन के थे, और जो आपके ज़ाहिर है जो इंपोर्ट्स हैं, जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 1.5-1.25 महीने का, 2 महीने का क्या कहते हैं तकरीबन बनता है। तो उसके सामने रखते हुए अगर आप देखें तो ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि जो है वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ने एक प्लान बना लिया है, और ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग रहा है, और उसके अंदर हमने IMF को भी इंगेज किया, सऊदी अरेबिया को भी किया, और डिफरेंट जो हमारे जो अलाइज हैं पाकिस्तान के उनको किया है, और हम होपफुल है कि हम जो है इस वेदर को, हम इस स्टॉर्म को हम वेदर कर लेंगे। अच्छा। और जो है वो इकोनॉमिक आइडियाज़ को क्रिएट हो सकेंगे ऐसे कि आप इसको अभी प्राइसेस आप बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर उसका भी एक रद्द-ए-अमल होगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो मुश्किल तो करनी पड़ेंगी मेरे ख्याल है ज़ाती तौर पे, क्योंकि देखिए IMF प्रोग्राम जो है ये वो बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस हो गया मसला।
IMF प्रोग्राम नया अगर हमने करना है तो वो ज़ाहिर है अगर हमारे पास जो है वो नया इलेक्शन होगा तो इट विल बी ईजियर, मगर अगर जो है वो एग्जिस्टिंग सेटअप है तो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो मज़ीद बात जो है वो करने के लिए वो तैयार है। तो ये अभी हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है एज वी स्पीक। तो इसके अंदर ज़ाहिर है मनूवर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं, इन्हीं ऑप्शंस के अंदर ही हमें करना पड़ेगा और उसको सामने रखते हुए मेरा भी ख्याल है कि कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अच्छा, कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, वो लगता है हुकूमत मौक़िफ़ उस पर इख्तियार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी सी जी डॉक्टर साहब, सेनेटर अफनान की बात से अगर आपको याद आए कि हमें IMF ने एक शर्त लगाई थी कि मॉनेटरी बिल पास करवाना है इस वक्त नेशनल असम्बली से, हमने जॉइंट सेशन बुलाया था, तो इसी उस वक्त की अपोजिशन ने हमें किस तरह आड़े हाथों लिया था। सो हमारे पास भी मेजॉरिटी सिर्फ 10-7-8 वोटों की थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी, हमारे पास वो एक मॉरलिटी थी कि यार हम लोगों के वोटों से आए, वी वेंट फॉर द डिसीजन। स्टेट बैंक के गवर्नर का हमने किया था, आपको पता है टैक्सेस लगे थे, जब GST लगा था 320 तो इतने सख्त किस्म की कंडीशंस मैच करने के लिए वी वेंट अहेड। सो आई एम श्योर इनके पास भी वो टाइम है करने का, लेकिन 2 वोटों के साथ इतने टफ डिसीजन करना, आई थिंक इन्होंने सूरी तौर पे कहा है कि मैं प्राइसेस बढ़ाने को तैयार है, बिकॉज़ IMF से मुलाकात ही नहीं हो सकती। यस, बट 2 वोटों के साथ अगर हमारी तो अपने इतने सारे वोट थे, अगर 10 जमातों के साथ ही खड़े और 2 या 3 वोट सिर्फ इस बात के ऊपर नाराज हो गए तो फिर गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी? सो दैट्स द स्लिपरी स्लोप फॉर देम। ये डिसीजन करना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। इलेक्शन इज द ओनली वे आउट। जो है वो बहुत कम उसके ऊपर थी। इलेक्शन इज नॉट द वे आउट। उसकी वही है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त तक इलेक्शन कराते रहा जब तक मुझे 2/3 मेजोरिटी ना मिले, और जो है वो पावर नहीं लूंगा जब तक। माहौल भी उसी तरह का साजगार होना चाहिए जिस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो। साकिब निसार तो ज़ाहिर है वो नहीं है, और भी बाकी सारे मामला सारे मेरे हक में लाए जाएँ, कैंपेन की जाए मेरे लिए कि मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ और मैं, ये तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, ये तो ज़ाहिर नहीं होगा, ये तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है ना। पॉलिटिक्स में हमेशा मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, जहां गालिबन चंद घंटों में, एक दिन के अंदर जो है गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ नए गवर्नर पंजाब क्या फौरी तौर पर आ पाएंगे, या वहाँ पर भी एक मसला होगा? क्या हमजा शहबाज अपनी कैबिनेट बना पाएंगे? और अहमियत क्या है पंजाब की सियासत की, पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत के लिए? आर्टिकल 63 के जो मामला भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने भी हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे मैंने वक्फे से पहले कहा कि इस वक्त लाहौर पंजाब की सियासत में एक ऐसा वहाँ पे अखाड़ा चल रहा है गुज़िश्ता कई हफ्तों से, जिसका पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब का वक्त कुछ घंटे ही रह गया है, उसके बाद बलीगुर रहमान साहब जो हैं उनको नॉमिनेट तो किया गया एज गवर्नर, लेकिन क्या वो गवर्नर बन पाएंगे? क्या हमजा शरीफ बहुत जल्दी अपनी काबीना का हल्फ ले सकेंगे, अपनी कैबिनेट सामने ला सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आर्टिकल 63A का केस चल रहा है उसकी भी ज़ाहिर कुछ प्रोग्रेस हो रही है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। ये सब चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हमें क्या पता चलता है? क्या जी गवर्नर साहब, आपको लग रहा है कि जो है गवर्नर साहब तो जा रहे हैं लेकिन नए गवर्नर बन रहे हैं? ये किस आपको गवर्नर आ रहे हैं? मतलब अब कुछ घंटे हैं ना, ये जो घंटे के जो गुफ्तगू शुरू हुई है ना, राना साहब ने कहा कि नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती निकाल देंगे। ये वो तो अशतर साहब साहब ने कहा, हम क्या मतलब, इट्स वेरी फ्रैंक। अशतर साहब ने क्या कहा? उसने भी कहा कि जी हम गवर्नर से उठा के बाहर फेंक देंगे। अशतर साहब ने कहा एज अटॉर्नी जनरल जी, ये जो आयरन फिस्ट वाली गुफ्तगू है ये सूट नहीं करती गवर्नमेंट को कि जी उसको उठा के बाहर फेंक दें। जिस तरह हमजा शहबाज शरीफ को हल्फ उठवाया था कि रात के टाइम सारी पुलिस आ गई, सुबह वो दीवारें कूद गए, सारा उसके बंदे निकाल दिए और गवर्नर को कहा कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। ये चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक 25 दिन का टाइम था, 15 दिन, वो तो प्रेसिडेंट ने उनको दे दिया मैक्सिमम। कैसे वो स्टे करें? देखिए डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करना चाहें जबरदस्ती, वो तो अलग चीज है, लेकिन एज पर लॉ में क्या है? उनका स्टैंड बड़ा प्रिंसिपल है। वो क्या? गवर्नर ने बड़ा सिंपल कहा, उसने कहा जी अगर नेशनल असेंबली में MNAs के इस्तीफे साइक्लो स्टाइल में एक्सेप्ट नहीं हो सकते और इलेक्शन कमीशन उनको वेरीफाई के लिए बुला सकता है, तो वजीर आला उस्मान बुज़दार का सिग्नेचर जो साइक्लो स्टाइल में इस्तीफा था वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो फैसला तो नहीं करेगा ना? नहीं, लेकिन साद रफीक साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने साद रफीक ने कहा था कि ये जो उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफा है ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। नंबर 1। डॉक्टर साहब दूसरी बात, अभी जो पंजाब का अगर परसों फैसला हो जाता है बुध वाले दिन कि वो जो 22 इलेक्शन कमीशन नहीं होने वाला 14 को पहले फॉरेन फंडिंग आएगा, बुध वाले दिन चला, हमारी तो बहस मंगल को खत्म हो जाएगी ना। दो साइड्स हैं, MPs अपना जवाब जमा करा दिए, हमारी से बहस मंगल को खत्म होनी है, बुध को उसका फैसला आता है। लेकिन वो तो नेशनल असेंबली के लोग नहीं, ये MPs का चल रहा है, MPs का चल रहा है। 27 MPs PTI 27 के करीब है। अगर ये सारे ना एल हो जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कहां खड़ा होगा? 183 माइनस 27 कर लें, 160 सीटें, 172 वहां पे आपको चाहिए। हमजा शहबाज पर खत्म। सो द पॉइंट में वेट क्यों नहीं कर लेती? 2 दिन बाद पता चल जाएगा। देखिए फैसला होना है। देखिए बात ये है कि सब मामला कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलते हैं। जब इनकी हुकूमत आई थी तो हमने ये वाली हरकतें नहीं की थी
कि हम कहेंगे हम ओथ नहीं लेते। हमारा ये ख्याल है कि इनकी आइन की इंटरप्रिटेशन ये, हालांकि आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना ही करना है। ये उसकी ख्वाहिश नहीं है, जब ये 15 दिन का भी है कि अगर वो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और कल जो है गवर्नर जो है वो नहीं रहेगा गवर्नर। ये पाकिस्तान का आइन ये कहता है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो बात नहीं मानेगी उसकी। अब बात ये है कि पहले ही नहीं मान रही, नहीं वो पहले भी नहीं मानेगी, और जो प्रोटोकॉल वगैरह वो भी खत्म हो जाएगा। जो पहले वो भी सिर्फ माली बचे हैं वहाँ पे। जो भी इंटरेस्टिंग इशू है कि अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे हमजा, तो भी ब्यूरोक्रेसी उन्हीं की बात मान रही थी। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें जो आप अगर किसी जब हमजा शरीफ इतना सा ब्यूरोक्रेसी उन्हीं की बात मान रही है। मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश देखें, बात ये है कि हमारे वोट थे, ठीक है ना, इन यही लोग जब इनको वोट डालते थे तो ये कहते थे ज़मीर की आवाज़ है, विकटें जो हमने गिरा दी हैं, क्या ज़बरदस्त बनी गाला में बसें भर भर के जाती थी, तब ये ठीक था। आज ये जब जो वो टेबल हैव टर्न तो ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। भाई बात ये है कि वी हैव टू प्ले विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, हम अपनी मर्जी तो नहीं कर सकते। मैं कहूँ मेरा ख्याल है कि इंटरप्रिटेशन कानून की ये इट डजंट वर्क लाइक दैट। मेरे 2 पॉइंट्स। अब बात ये है कि अगर केस का फैसला आना है तो पहले फॉरेन फंडिंग का आएगा मेरे भाई, और वो 7 साल से 8 साल से चल रहा है, और उसके अंदर फॉरेन फंडिंग में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका जो था ना उसमें कह दिया है कि सारों का साथ आपको, तीनों पार्टीज का, आपका भी साथ होगा। नहीं सर दे दे, मैं कहता हूँ तीनों का दे दे, लेकिन फॉरेन फंडिंग का जो पहले कैसे आएगा वो तो नहीं, इसलिए क्योंकि 8 साल से इनका चल रहा है, हमारा कोई केस ही नहीं है। 8 साल से जरूर चल रहा है, लेकिन उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो 30 डेज की लिमिट जो थी ना सिंगल बेंच की वो खत्म हो गई है। ठीक है, वो 30 डेज वाली लिमिट जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन उसका फैसला आना है, ठीक है ना। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये मान फैसले से पहले तो हेयरिंग आनी है ना तीनों। रोमिता शेट्टी एक इंडियन नेशनल है जिससे इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने मान लिया वाली बात। रोमिता शेट्टी, अच्छा, ठीक है ना। कितने पैसे लिए? $69,800 $69,800 $29,800 और इन्होंने तो ना हुआ ना, ये तो हुआ 29 और उसके बाद जो है वो वुटन क्रिकेट, एक औरत ने इतने पैसे दे दिए। अहिंसा इंडियन नेशनल है, उसने दिए। इसके अलावा और भी हैं, मैं एक की बात, ये कंपनी है, ये बंदा है? नहीं रोमिता, उसकी स्क्रूटनी रिपोर्ट कंपनी तो नहीं है। नहीं कलेक्शन कंपनी थी उसमें। नहीं वो भी आ रहा हूँ मैं उसकी तरफ। ये आप अमेरिका के कानून में पॉलिटिकल फंडिंग में एक आदमी सिंगल जो है वो $2,700 मैक्सिमम दे सकता है, और कपल $5,200 दे सकता है। अगर $29,000 किसी एक इंडिविजुअल दे ही नहीं सकता अमेरिका के कानून में किसी भी पॉलिटिकल कॉज के लिए, वो फिर कंपनी होगी जिसने कलेक्शन की होगी। मुंबई बेस्ड उसकी कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है अहिंसा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, ठीक है, जिसकी वो ओनर है, ठीक है ना। वहां से पैसा मूव हुआ है। रोमिता शेट्टी बंदी का नाम है, और ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में पब्लिश्ड है। मैं अभी आपको द न्यूज़ का आर्टिकल, इसका जी आप जवाब एक सेकंड। और दूसरी बात, वुडन क्रिकेट लिमिटेड जो है उससे $2 मिलियन इन्होंने लिए, जिसका एफिडेविट नहीं, पाकिस्तान का इलेक्शन लॉ का क्लॉज 6(3) ये कहता है कि आप किसी ना फॉरेन नेशनल से ना किसी फॉरेन कंपनी से पैसे ले सकते। वो टेक्निकली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नहीं ले सकते। लेकिन जहांगीर खान तनी साहब ने वो कंपनी बनाई क्योंकि क्रिकेट मैच कराया गया नुमाइश। जहांगीर तनी का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। नहीं, उन्होंने बनवाई थी। नहीं, ये आरिफ नकवी की है। अच्छा, वुटन क्रिकेट लिमिटेड, वुटन उसका वहाँ पे स्टेट है, आइडिया उनका नहीं आइडिया भी नहीं, स्टेट है उसकी। सुन तो लेना, कंपनी बनाई गई, उसने कलेक्शन की, लोगों ने जो क्रिकेट के टिकट के पैसे हैं वो इकट्ठे करके उस कंपनी मैंने चेक किया, जो मर्जी कर ले। क्लॉज 6(3) ये कहता है अच्छा आप नहीं ले सकते आपकी तरफ। क्लॉज 6(3) ये कहता है कि आप नहीं ले सकते। मैं आपको इस डिबेट से हटा के ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो पंजाब के अंदर अखाड़ा बना हुआ है, और साथ ही ये आर्टिकल 63A का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा है, फिर इलेक्शन कमीशन में, ये भी अगले चंद दिनों में इनका फैसला होना है। आप इस सारी चीज को कहां जाते देख रहे हैं एक पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर? डॉक्टर साहब, इस वक्त क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, जो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, इमरान खान साहब 2 चीज़ों को लेके चल रहे हैं। एक, उनका ये ख्याल है कि 2 ऑप्शन उन्होंने अपने लिए मुंतखब फरमाई हैं। एक ये है कि या तो उनको फौरी इलेक्शन मिल जाए, जिसके लिए वो बड़े डेस्परेट हैं, और साथ उन्होंने कंडीशन भी लगा दी है, जैसे अभी के पिछले सेगमेंट में किसी एक भाई ने बात की है, वो कहते हैं कि ये 2/3 मेजॉरिटी अगर मुझे मिल गई तो इलेक्शन ठीक होंगे, ना मिली तो नहीं ठीक होंगे। लेकिन ये तो ज़मीनी बात है। बात यह है कि उनको फौरी इलेक्शन चाहिए, और दूसरा सर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर हमें मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो हमें गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। ये तो उन्होंने कई दफा कह चुके हैं। उन्होंने कहा जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें 2013 में नहीं मिली, हम तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने 3 साल पहले कहा कि जब हमें गवर्नमेंट तैयार मिल गई, जब 2018 में हम तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब किस तरह की बातों को पता आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और कब उन्होंने किस वक्त किस ट्रेंड में क्या कह देना है, अल्लाह मेहरबानी करे। दूसरा उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से लोगों को उकसा के और धींगा मुश्ती करवाई जाए।
और वो हर तरीके से उकसा रहे हैं। ठीक है, किसी को अब गाली देंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान में मिलता है। उनका ख्याल है कि जब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो ऐसी सतह में मिलेगा जिसमें शायद मेरे पे तो आंच ना आए, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर लोग बैठे, अफवान साहब या और साहब बैठे हैं, तो इस लेवल पे कासिम सूरी के मामले में हम देख चुके हैं कि तशद्दुद कासिम सूरी साहब के लेवल तक पहुंच गया है। तो ये कम से कम मिडिल जो टियर लीडरशिप है इस तक तशद्दुद पहुंच जाएगा और धीगा मस्ती शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कासिम सूरी पे जो हमला हुआ कोसार मार्केट में, वो बड़ा बदकिस्मत हमला था जो सरकारी गाड़ियों में बैठ किया शाहजेन बुख्ती के भाई ने और उनके ड्राइवर ने, और लोग इकट्ठे हो गए। कासिम सूरी साहब तो अकेले थे, वहां लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने शाहजेन बुख्ती के भाई को, ड्राइवर को बहुत मारा, वो माफी मांग के वहां से छोड़ गए। खूबसूरत बात की ये यहाँ खत्म नहीं होगा। वहां पे जो रोजा रसूल की जो बेहरमती की कैसे हुई उसके बाद हुई, लेकिन कासिम सूरी के जो बाल पकड़े गए तो 2 घंटे बाद जवाब आ गए। मैं यही एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं कि जब आप किसी मियांवाली के अंदर, चीचू के मलिया के अंदर, फैसलाबाद में, लाहौर में, जब आप राना सनाउल्लाह के ऊपर, ऑन अब्बास साहब के ऊपर आप डायरेक्ट अटैक करेंगे तो ना ऑन अब्बास साहब, ना अफवान साहब, ना राना सनाउल्लाह साहब, ना शामूद कुरैशी साहब इतने वीक नहीं है कि अपना जवाब ले लेंगे, हड्डियां तोड़ के रख देंगे अगलों की। ये मैं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब जो उकसा रहे हैं, ये इधर तस्फादम के मुल्क के अंदर वो कहते हैं मुझे इक़्तिदार नहीं मिला, बहस से हटके ये वो आईनी। जी सर, वो जो सवाल मेरा उधर ही रह गया सर, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था नियाजी साहब कि ये जो एक पेचीदा सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला करना है 25 या 27 लोगों की प्रोविंशियल जो एमपीएस डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई तो वो होंगे क्योंकि वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। जब वो डिस्क्वालीफाई होंगे, अगर वो सिर्फ 5 साल के भी होते हैं तो हमजा शहबाज की जो अक्सरियत है वो खत्म हो जाएगी, वहां से क्राइसिस बिल्डअप हो जाएगा नए सिरे से। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, 2-3 क्वेश्चन आपने किया। 63 ये है, उसको ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट जायजा ले रही है, उन्होंने आज भी कहा है कि हम इसको बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव में रखेंगे और हमने आईन को, हमने इस हुकूमत के लिए नहीं करना, हमने इस तहरीक इंसाफ के लिए, मुस्लिम लीग के लिए नहीं करना, हमने हमेशा के लिए कुछ सवाल सेटल करना है, जिसके अंदर यह कि वो डी सीट हो जाएंगे। अब पंजाब के अंदर अगर वो डी सीट हो जाते हैं और उनको स्पीकर असेंबली ने भेजा है तो डेफिनेटली पंजाब के अंदर क्राइसिस होगा, इसमें 2 राय नहीं है कि पंजाब के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा और उसको उसे आगे लेके चलना है। लेकिन ये जो इंतजार कर रहे हैं कि जी जो गवर्नर जो है वो 2 दिन आ जाए, फैसला जो है उसी तरीके से हो जिस तरीके से वो चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद परसों तक फैसला नहीं आएगा। लेकिन आइन ये कहता है कि 15 दिन जो वजीर आजम या वजीर आला, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को और वजीर आला गवर्नर को जब वो सबरी भेजते हैं तो 2 हफ्ते में वो उनको वो वापस कर देते हैं या नहीं अप्रूव करते, तो दूसरे भेजते हैं तो 10 दिन में खुद ब खुद अप्रूव हो जाती है। ये आपका आइन कहता है, इसमें कोई 2 राय है नहीं। सही कह रहे हैं। अब जो सरफराज बिल्कुल सही सर, मैं ब्रेक ले लूं, वो खुद वो खत्म हो जाएगा कल। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं एक ब्रेक ले लूं कि जो कॉमन पार्लर्स में लीगल एक्सप्लेनेशन है जो मेरे जहन में है वो यही है कि जब प्रेसिडेंट ने 15 दिन तक समरी रखी, फिर वापस भेज दी, 10 दिन दोबारा वो समरी हुई, 25 दिन पूरे हो गए, तो गवर्नर पंजाब जो करंट हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उनका टेन्योर जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अभाम जिस चीज़ पे है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये है कि जब दोबारा नया गवर्नर जो नॉमिनेट होगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो कोई भी हो, क्या उस पर भी प्रेसिडेंट जो है 15 दिन तौक़ुफ़ कर सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं, कंसिडरेशन कर सकते हैं, पॉन्डर कर सकते हैं कानून में? उसके बारे में आइन क्या कहता है? दोनों सियासतदान हमारे साथ सेनेटर्स बैठे हैं, उनसे समझते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि मैं सवाल छोड़ के गया था कि गवर्नर पंजाब जो है उनके तो 25 दिन जब पूरे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पार्लियामेंट्री अंडरस्टैंडिंग है कि उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसी तरह से 15 दिन जो है वो गालिबन प्रेसिडेंट के पास हैं कंसिडर करने के लिए नए गवर्नर की नॉमिनेशन को, उसको मजीद 10 दिन बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ये चाहें तो नए गवर्नर पंजाब की अपॉइंटमेंट को भी वो 25 दिन तक रोक सकते हैं। इस सारे टाइम पीरियड में स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। ये किस किस्म की सियासी सूरत हाल होगी, इस पर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनान, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। देखिए, ये जो है इसके अंदर काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं और इसको देखना पड़ेगा कि क्या मामला कैसे चलता है, इलेक्शन कमीशन क्या देता है, फिर उसके बाद रिकोर्स है, डिफरेंट जो अदालतें हैं उनको उधर तक भी जा सकते हैं, और उसके बाद अगर इलेक्शन भी होता है उन 27 सीटों पे तो जो है उसका रिज़ल्ट में जो भी हुकूमत वो हाईली लाइकली है ये कि
मुस्लिम लीग नून जो वो है, तो 60 दिनों में होगा। हाँ लेकिन वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि क्या सिचुएशन बनती है, कैसे नहीं, लेकिन अगर इन्हीं 25 दिनों के अंदर जो प्रेसिडेंट होल्ड कर लेते हैं और आपका गवर्नर नहीं है और परवेज इलाही साहब गवर्नर बनते हैं, एक्टिंग पावर्स में हैं, और वहाँ से सीटें 27 ख़त्म हो जाती हैं, मुनव्वर फारूक की बड़ी सीट हो जाते हैं, तो हमजा शहबाज की तो सारी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी। इवन इसमें नियाज़ी साहब ने भी माना है इस चीज़ को। नहीं, बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें दो मामला है ना। एक ये है कि कल उमर चीमा साहब विल नो लॉन्गर बी दी मान लिया दी गवर्नर, 15 दिन बाद उसके जो है हमारा बंदा गवर्नर लग जाएगा, ठीक है। 25 भी हो सकते हैं ना, 10 दिन मजीद है प्रेसिडेंट के पास डेफरमेंट। नहीं तो 15 दिन इनिशियल कंसिडरेशन के, और फिर 10 दिन अगर वो कमेंट, चलें अगर फर्स्ट करें 25 दिन भी हम ले लेते हैं। अब फैसला आता है, क्या कहते हैं, ये टाइमिंग के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन 25 दिन तक अपना फैसला रोक के रखेगा? नहीं तो उस रिकोर्स है ना आपके पास, हाई कोर्ट की। उनको तो 30 इलेक्शन कमीशन नून लीग का नहीं है, पाकिस्तान का। फॉरेन फंडिंग केस का नहीं, फैसला लेकिन वो आएगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन रुमीसा कमीशन शेट्टी अगर का फैसला फैसला करता है तो वो चले जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो जा ये तो सकते बड़ा हैं। हम स्टे ले सकते हैं। शट के डॉक्टर साहब, आप लोग मतलब कुछ एक मिनट डॉक्टर साहब, पूरे 27 लोगों ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया, ठीक है, और उन्होंने लिख के दिया, अपने वोट दे दिया, उस पर असेंबली का रिकॉर्ड मौजूद है, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में वो केस चल रहा है, हमने अपने दलाइल दिए कि ये लोगों ने हमारे डिफेक्ट कर दिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन हम 14 मई को फैसला नहीं करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, इलेक्शन कमीशन, अफनान साहब की पार्टी चली गई हाई कोर्ट के, वो सेनेटर अफनान कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले कर देगा। डिले नहीं कर, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, कर दिया फैसला, हाई कोर्ट में चलेगा। नहीं, हाई कोर्ट कैसे रोक सकता है? सो हाई कोर्ट इसका मतलब है कि वो तुम लोगों ने रोका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फॉरेन फंडिंग का फैसला। नहीं तो हाई कोर्ट करो तो ठीक है, हाई कोर्ट आपके पर्पस को सर्व करेगा। वो नहीं, कह देगा नहीं तो मैं अच्छा, रिकोर्स तो है ना हमारा, आप ये हमारा रिकोर्स है। आप ये कह रहे हैं, हमारा रिकोर्स है। मैं आप ये कह रहे हैं कि 27 लोग नाअहल लोग हैं। अब इलेक्शन कमीशन नाअहल कर दिया, अब वहां पे गवर्नर जो बैठा पंजाब में, जो भी हो, वो कहते हैं जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आए, वो 60 दिन में वो लोग जीत के दोबारा आएंगे, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटर कोर्ट माजरत के साथ किबला, ये पाकिस्तान की कोर्ट है, ये मियां नवाज शरीफ की अनूरी अजीब बोलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तुम लोग लोग हक में आ जाए तो ठीक है, में आ जाए तो गलत है। नियाज़ी साहब, आप मुदब्बर हमारे कॉलमिस्ट हैं, आप माशाल्लाह बहुत अरसे से पाकिस्तानी सियासत के बारे में देख रहे हैं। ये सूरत हाल मुझे नेचुरल नहीं लग रही। इंटरेस्टिंग है सर, मेरा क्वेश्चन तो सुनने पहले सर देखिए, समझ गया हूं, क्योंकि डॉक्टर अफनान सेनेटर डॉक्टर अफनान ये कह रहे हैं, सर सुन तो लें, वो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा वो तो उसको करना ही है 30 दिनों में। आपका इस पे क्या इस्तदलाल है? डॉक्टर साहब, जो मुझे सिचुएशन नजर आती है ना, ये मेरे दोनों भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और दोनों के अंदर एक ज़ाहिर अपने अपने एंगल से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। कैच 22 है, स्पीकर बन जाते हैं गवर्नर, तो स्पीकर कौन होगा? डिप्टी स्पीकर। अच्छा, जब डिप्टी स्पीकर होगा तो इस्तीफों में एक सुकम है कि इन स्पीकर इसके बारे में इंडिविजुअल जो है इसको स्पीकर ने पेश करना है उसको इलेक्शन कमीशन को। फर्ज के परसों तक या कल तक फैसला नहीं आता, और इनके वकील हैं तो ये कहते हैं जी कि आप स्पीकर से ये पूछें कि आया हमारी कंफर्मेशन करें। इसके अंदर देखो बेशुमार लीगल पॉइंट्स है। देखो, हम केस लड़ते नहीं रहे, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, हमने कितने केसेस लड़े, आप भी लड़ते रहे डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ तरीकों से इंस्टीट्यूशन के लड़ते रहे, अपने जाति लड़ते रहे। ये बड़ी अजीब हो गई सिचुएशन है। अब केस को लटकाना हो या ये करना हो, क्योंकि दोनों तरफ मैलिफाइड इंटेंट आई हुई है, उधर भी है, वो चाहते हैं कि कहीं से कुछ तो हमें लीगल स्कोप मिल जाए तरीके साफ या उनके जो पार्टी के लोग हैं। अब जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अगर डिप्टी स्पीकर उनको होता तो फिर कोई खतरे की बात नहीं थी। जब स्पीकर होगा तो गवर्नर के और उन मेंबर के दरमियान में एक स्पीकर भी है। ये नहीं हो सकता गवर्नर सुबह जाके कहेगा मैं गवर्नर हूं, मैं स्पीकर हूं। ये एक तो सिचुएशन पैदा हुई थी 96 के अंदर, और उसमें भेजा गया था किसी को छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर बना करता था 8वीं तरमीम से पहले, 18वीं तरमीम से पहले। याद होगा 90s में हुआ था वाकया, ठीक है, सऊदी अरब उमरे पे, तो एक गवर्नर खास बना के उस वक्त पति बेनजीर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था हक में। राउंड अप करने सिचुएशन है, कैच 22 है। हाँ, मैं आपके आर्गुमेंट
बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं अगर आपके आर्गुमेंट को सम अप कर दूं, वो कह रहे हैं कि खासी कॉम्प्लिकेटेड, इसको इंटरेस्टिंग सिचुएशन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके हर स्टेप के ऊपर एक नया चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल एक जैसे कार्ड्स पर नहीं आप खड़ा करते कोई बिल्डिंग, ये उस तरह की सूरत हाल हो गई है। नहीं देखिए, इस तरह होना नहीं चाहिए था। क्या कहते हैं, जब आपकी एक आप ज़बरदस्ती ये कहते हैं आप एक मामला को इस तरह कर रहे हो, ये अगर आप सोचें कि हर दफ़ा ट्रांजिशन ऑफ पावर पे ये वाला इस तरह का मामला होना शुरू हो जाए तो फिर कैसे मुल्क चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं ये कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट हमें स्टे दे देगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ हमारा रिकोर्स है, बिल्कुल हम जा सकते हैं, हमारे पास ये राइट है कि हम जा सकते हैं। अगर वो जो कोर्ट का फैसला होगा हम कबूल कर लेंगे। लेकिन वर्ष के सिनारियो यही है ना, क्या कहते हैं कि वो हो जाएगा तो फिर इलेक्शन होंगे और उसके बाद क्या कहते हैं उसका जरूरत। और आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? मैं वो 27 सीटों की बात कर रहा हूँ। अगर हम जनरल इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, हाँ। ये कोई मसला नहीं है। को जनरल इलेक्शन की कोई घबराहट नहीं है, तो जरदारी साहब का मसला। जी अगर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होती ना तो यकीन करें इस पे किसी को कोई एतराज नहीं था। लेकिन क्योंकि जो पूरी ट्रांजिशन का पूरा प्रोसेस ही मैलाफाइडी है, इसकी जो अपने मुहर्रकात है, इसकी जो प्रोवोकेशंस हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा केस और साजिश नजर आ रही है। इसलिए किसी तौर पर डॉक्टर साहब ये मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचेगा। हमने जाके कहा था कि हमारे वर्करों को उठाया जा रहा है, हमारे वर्करों को मारा जा रहा है, मेहरबानी करके कोर्ट्स को खोला जाए, गवर्नमेंट को रोका जाए। तो आई डोंट सी 12 बजे के बाद इस दफा कौन गया था कोर्ट के ऊपर? इस वक्त पंजाब में ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद में, ना सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला जो अवाम की मंशा के खिलाफ होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल वक्त जो है खत्म हो गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का बहुत शुक्रिया, सेनेटर ओमर अब्बास साहब का, सेनेटर डॉक्टर अफरान का, इसी तरह से पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब साहब ने हमें इकनॉमिक एनालिसिस दिया शुरू में, उनका भी बहुत शुक्रिया। वाई टू पेंस एनालिसिस नाज़रीन की ये सारी बिल्डिंग जो पाकिस्तान की है ये इस तरह से एक मुख्तलिफ कार्ड्स के ऊपर खड़ी है। ये अपने वजन से मुझे नहीं लगता कि बहुत स्टेबल रह सकती है बहुत दूर तक, और अगर कोई ऐसा सोचता है कि कई महीने तक ये सूरत हाल कंटिन्यू कर सकती है तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।